Once again a very warm welcome to our YouTube channel Storytelling with Bani and पूजन। और इस बार हम आपके लिए करीब करीब सिंगल नाम की एक लव स्टोरी की कहानी लेकर आए हैं। दिस मूवी इज़ अ ट्रिब्यूट टू इरफान खान सर, क्योंकि मैं और शायद हम में से बहुत से लोग उनके फ़ैन रहे हैं। ये फिल्म साल 2017 में रिलीज़ हुई थी और जैसे कि मैंने कहा ये एक रोमांटिक फ़िल्म है। इस फिल्म को 7.1 रेटिंग मिले हैं आउट ऑफ 10 और इसे 91% लोगों ने लाइक किया है। ये एक ऐसी कहानी है जो बहुत ही सिंपल से शब्दों में शायद आपसे बहुत सी डीप बातें कर जाएगी, और मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ आप ये कहानी सुनने के बाद समझ जाओगे। कहानी की शुरुआत जया नाम की एक औरत से होती है जो 34 साल की है और एक विडो है। जब से जया के हस्बैंड की डेथ हुई थी उसने किसी से भी बात नहीं की थी। तो अगर हम ये कहें कि वो एक बोर जिंदगी जी रही है तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि अपने पति मानव की मौत के बाद उसने कहीं ना कहीं जीने की उम्मीद ही छोड़ दी है। वो जब भी किसी और से बात करने के बारे में सोचती है कहीं ना कहीं उसे ये लगता है कि वो मानव को शायद धोखा दे रही है। वो एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में एम्प्लॉय है और उसका सबसे फेवरेट टाइम पास है अपने छोटे भाई को वीडियो कॉल्स करते रहना। जया की मिस रीना नाम की एक एम्प्लॉय है जो कि बार बार उसे कॉल्स करके परेशान करती रहती है। तो वहीं दूसरी तरफ उसके दोस्त भी कुछ कम नहीं है। जब भी उन्हें अपने बच्चों को शॉपिंग करवाने ले जाना होता है या अपनी बिल्ली की रखवाली करवानी होती है तो इसकी जिम्मेदारी वो लोग हमेशा जया पे डाल देते हैं। उसकी जिंदगी इसी बोरियत के साथ चल रही होती है कि तभी उसकी एक दोस्त आती है। वो उससे कहती है कि उसके पति को गुजरे हुए बहुत वक्त हो गया है एंड इट्स हाई टाइम कि वो किसी को डेट करना शुरू करे या एटलीस्ट किसी से बात कर ले। जया उस वक्त तो उसकी बातों में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं दिखाती, लेकिन घर जाकर वो एक ऐप खोलती है जिसका नाम है अब तक सिंगल। अब वो अब तक सिंगल पे अपना अकाउंट बनाती है, लेकिन अकाउंट बनाने के थोड़ी देर बाद ही उसे वल्गर मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद वो अपने मैसेजेस चेक तो जरूर करती है, लेकिन थोड़ी देर में गुस्सा होकर लैपटॉप बंद कर देती है। सुबह उठते ही उसे ये याद आता है कि उसने उस ऐप पे अकाउंट बनाया था। तो अब आखिरी बार मैसेजेस देखने के लिए वो अपना लैपटॉप खोलती है जहां उसे एक बहुत ही डिसेंट मैसेज दिखता है। और जब वो उस इंसान की प्रोफाइल देखती है तो उसका नाम योगी था। योगी एक केमिकल इंजीनियर था और उसकी हॉबी पोएट्री थी। पोएट्री पढ़ते ही जया को ये लगता है कि ये इंसान थोड़ा संगीन हो सकता है, इसीलिए वो उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करती है और फिर उसे मैसेज कर देती है। मैसेज के रिप्लाई के बाद योगी और जया की बात होती है जहां योगी उसे कॉफी के लिए बुलाता है। दिए हुए एड्रेस पर जया योगी से पहले ही पहुंच जाती है और वहां उसका इंतजार करने लगती है, लेकिन फिर वो अचानक से डर जाती है और वहां से भागने लगती है। तभी उसे पीछे से कोई आवाज लगाता है। जया ये आवाज सुनकर रुक जाती है, लेकिन वो उस इंसान को पहचान नहीं पाती। जिस योगी को जया ने देखा था वो डीपी में बहुत ही डिसेंट कपड़ों में था, लेकिन जिस योगी से जया अभी मिल रही थी वो एकदम चटक लाल रंग के कपड़ों में था। अब जया के साथ कुछ एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी वाला हो जाता है। कहाँ उसने किसी संगीन इंसान को एक्सपेक्ट किया था और ये तो एकदम बकर बकर मशीन था जो कि जया को बोलने का मौका भी नहीं दे रहा था और खुद ही बोले जा रहा था। जब जया उससे बात करती है तो उसे पता चलता है कि वो केमिकल इंजीनियर जरूर था, लेकिन उसने कभी जॉब नहीं की, और साथ ही पोएट्री योगी की हॉबी नहीं बल्कि उसका प्रोफेशन था। पोएट्री के बारे में पूछते ही योगी जया को बताता है कि उसकी 6 बुक्स पब्लिश हुई थी जो कि उसने खुद ही पब्लिश करवाई थी, लेकिन आज तक भी उस बुक की एक भी कॉपी नहीं बिकी है। बातों ही बातों में जया योगी को बताती है कि जैसे ही उसने उस ऐप पे अकाउंट बनाया उसे बहुत ही चीप लोगों के मैसेज आए थे। तो इस पर योगी उन मैसेजेस में इंटरेस्ट दिखाता है और बहुत ही जबरदस्ती करके वो मैसेजेस पढ़ लेता है। उन मैसेजेस को पढ़ने के बाद योगी जया को ये सलाह देता है कि उसे उनका रिप्लाई करना चाहिए और उसे उन्हें मिलने के लिए बुलाना चाहिए। जया को ये आइडिया बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो इसके लिए इनकार कर देती है, लेकिन योगी कहाँ किसी की सुनने वाला है। योगी जया से फोन लेता है और मैसेजेस टाइप करना शुरू कर देता है। फिर जया जब योगी को इतना इंसिस्ट करते हुए देखती है तो वो मैसेजेस सेंड कर देती है। जया भी यहाँ से भागने का सोच ही रही होती है कि तभी योगी उसे डिनर के लिए पूछता है। जया इतनी हम्बल है कि वो उसे मुंह पे इनकार नहीं कर पाती, लेकिन फिर वो दोनों साथ में डिनर करते हैं और जया अपने घर जाने लगती है। योगी उसे बताता है कि उसके फोन की बैटरी डेड हो गई है, इसलिए उसे कैब बुलाने के लिए उसका फोन चाहिए। दोनों ही अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं कि तभी जया के फोन पर एक कॉल आती है जो कि और किसी की नहीं बल्कि योगी की ही थी। अब योगी उसे अगली मुलाकात के लिए पूछता है और ना जाने क्यों लेकिन जया उससे दोबारा मिलने के लिए हाँ कह देती है। योगी इस बार जया के लिए अपने बाग से आम तोड़ कर लाता है और साथ ही उससे ये पूछता है कि जिन लोगों ने वो वल्गर टेक्स्ट किए थे क्या उनका कोई रिप्लाई आया है। तो इस पर जया जब अपना अकाउंट चेक करती है तो वो देखती है कि उसे सॉरी के रिप्लाई आए हैं, और साथ ही जिन लोगों ने वो मैसेजेस किए थे उन्होंने अपने अकाउंट्स भी डीएक्टिवेट किए हैं। अब जया ये समझ जाती है कि दिए हुए एड्रेसेस पर उस दिन योगी ही उनसे मिलने गया था और उसने उन्हें सबक भी सिखाया है।
अब कहीं ना कहीं जया को उसकी ये बात छू जाती है कि वो एक अच्छा इंसान है जो कि औरतों की इज्जत भी करता है। योगी और जया की अब अच्छी दोस्ती हो जाती है और वो लोग आमतौर पर मिलना शुरू कर देते हैं। बातों ही बातों में जया को पता चलता है कि योगी की 3 गर्लफ्रेंड्स थी और योगी बहुत कॉन्फिडेंट है कि भले ही उन तीनों का उसके साथ ब्रेकअप हो गया हो लेकिन वो आज भी उसे याद करती होंगी। इस पर जया हंसते हुए उसे ये कहती है कि लोग मूव ऑन कर लेते हैं और कोई भी इंसान किसी को भी इतने दिनों तक याद नहीं रखता। दोनों ही इस बात पर बहस करने लगते हैं, जिस पर योगी जया से कहता है कि वो चाहे तो उसके साथ उसकी तीनों गर्लफ्रेंड से मिलने चल सकती है और ये उन दोनों के लिए ही वेकेशन जैसा होगा। जया इस बात पर बहुत ही हैरानी से रिएक्ट करती है और उसका जवाब बिल्कुल ना था। लेकिन फिर योगी जया से कहता है कि वो लोग चाहें तो खर्चा बिल्कुल आधा आधा बांट सकते हैं और साथ ही उन्हें एक ही कमरे में रहने की भी बिल्कुल जरूरत नहीं है। तभी जया को अपनी सहेली बिन्नी की कॉल आती है जो कि अपने बच्चों को उसे शॉपिंग मॉल ले जाने के लिए कहती है। क्योंकि आदत से मजबूर जया किसी को इनकार नहीं कर सकती, इसीलिए वो योगी को वहां छोड़कर मॉल के लिए निकल जाती है। योगी गाड़ी के पीछे चीखते हुए जया से पूछता है कि क्या वो कभी ऋषिकेश, जयपुर या गैंगटॉक गई है। जया जयपुर और ऋषिकेश सुनकर तो बिल्कुल रिएक्ट नहीं करती, लेकिन जैसे ही योगी गैंगटॉक बोलता है जया पीछे मुड़कर देखती है। जया जब बिन्नी के बच्चों के साथ मॉल में थी तो वो फोन पर हो रही उनकी बातचीत सुन लेती है और तभी उसे पता चलता है कि बिन्नी उसे स्टेफनी आंटी बुलाया करती थी। जया इस बात से काफी ज्यादा दुखी हो जाती है, लेकिन तभी उसे योगी का मैसेज आता है। योगी का मैसेज आते ही उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। जाने से पहले जया ने योगी से एक सवाल किया था कि वो आखिर किस तरह से उसकी एक्स गर्लफ्रेंड से मिलने जा सकती है। जब वो तीनों योगी से पूछेंगे कि आखिर वो कौन है तो वो उन्हें क्या बताएगा। योगी के मैसेजेस के रिप्लाई में जया उसे लिखती है कि मैं तुम्हारी कजिन बन के जा सकती हूँ, यानी कि वो योगी के साथ ट्रिप पर जाने के लिए तैयार थी। तो अब जया ऑफिस के साथ साथ सब फैमिली मेंबर्स को भी झूठ बोलती है और 10 दिन की छुट्टियां ले लेती है। छुट्टियां लेने से लेके एयरपोर्ट पर पहुंचने तक उसे अपने इस फैसले पे काफी ज्यादा डाउट होता है। उसे ये पता था कि योगी कितना ज्यादा बचकाना है और उसके साथ ट्रिप बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। जब वो एयरपोर्ट पे खड़ी थी तो उसके मन में यह ख्याल आता है कि वो वहां से भाग जाएगी, लेकिन जैसे ही वो वहां से भागने लगती है योगी उसे देख लेता है और बिल्कुल च्युइंगम की तरह उसे चिपक जाता है। अब वो लोग जैसे ही चेक इन के लिए एयरपोर्ट पे जाते हैं, जया तो वहां से निकल जाती है लेकिन योगी को पकड़ लिया जाता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि योगी के पास एक नाइफ था जो उसके लिए बहुत ज्यादा प्यारा था। उसे वहां इतनी ज्यादा देर लग जाती है कि जया की ऋषिकेश की फ्लाइट टेक ऑफ कर जाती है। क्योंकि इसे योगी प्लेन में कहीं भी दिखाई नहीं देता तो कहीं ना कहीं उसे ये लगता है कि शायद योगी कोई स्मगलर था जिसने कि उसके बैग में कुछ छुपा दिया होगा। वो प्लेन में अपना पूरा लगेज चेक करती है और भगवान से ये शुक्रिया अदा करती है कि उसने उसके बैग में कुछ भी नहीं छुपाया था। जया का प्लेन जैसे ही लैंड करता है उसे योगी का मैसेज आता है जहां उसने ये लिखा था कि वो भी एक फ्लाइट में बैठ चुका है और वो कुछ ही घंटों में ऋषिकेश पहुंच जाएगा। जया को अब अपने ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि किस तरह से वो ऐसे बेवकूफ इंसान के साथ कहीं बाहर आ सकती है। वो मुंबई की रिटर्न फ्लाइट के लिए पूछती है लेकिन सबकी सब फ्लाइट्स फुल थी तो उसे कोई फ्लाइट नहीं मिलती। तो यानी कि अब उसके पास सिर्फ एक रास्ता था कि उसे ये वेकेशन पूरा करना होगा। वो काफी ज्यादा देर तक वेट करती है और फिर योगी वहां पहुंच जाता है। गाड़ी में वो जया से पानी मांगता है लेकिन जया उससे कहती है कि वो अपनी वाटर बॉटल किसी के साथ शेयर नहीं करती। थोड़ी ही देर में वो लोग ऋषिकेश पहुंच जाते हैं जहां योगी को ये पता चलता है कि जया ने उन लोगों के लिए कोई होटल रूम नहीं बल्कि एक आश्रम बुक किया है। उन दोनों के ही रूम बिल्कुल अगल बगल में थे, यानी कि एक कॉमन दरवाजा था जो उन दोनों के कमरों को जोड़ता था। लेकिन फिर भी वो लोग एक दूसरे से बात नहीं करते थे और एक दूसरे से बात करने के लिए वो लोग हमेशा लैंडलाइन के फोन का यूज किया करते थे। जब भी जया योगी को पसंद करने लगती थी तो योगी ऐसा कुछ कर देता था कि वो इरिटेट हो जाती थी। जैसे कि फोन पर उनके बहुत प्यारे कॉन्वर्जेशंस होते थे, लेकिन जैसे ही वो कॉन्वर्जेशन कोई रोमांटिक मोड़ लेता था उससे पहले ही योगी सो जाता था। अब फाइनली वो दिन आता है जब योगी जया को अपनी पहली गर्लफ्रेंड राधा से मिलाने ले जाता है। जैसे ही वो लोग राधा से मिलने जाते हैं राधा भागते हुए योगी के पास आती है। वो योगी के गले लगती है और उससे कहती है कि वो अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश है। सब काफी अच्छे से चल रहा होता है कि तभी राधा वहां अपने बच्चों को बुला लेती है और उनसे कहती है कि उन्हें अपने मामा के पैर छूने चाहिए। मामा सुनते ही जहां योगी एक तरफ चौंक जाता है वहीं दूसरी तरफ जया की हंसी निकल जाती है। अब योगी इतना ज्यादा एम्बैरेस्ड है कि वो वहां से भागने की कोशिश करता है। इस पर राधा उसे रोक लेती है और कहती है कि वो शिखावत साहब यानी कि उसके पति से मिला बिना नहीं जा सकते। और यहाँ एक और कमाल की बात होती है कि जैसे ही शिखावत साहब घर आते हैं वो योगी को साले साहब कहकर गले से लगा लेते हैं।
वो उन दोनों की काफी ज्यादा खातिरदारी करते हैं, जैसे कि पहले उन्हें रिवर राफ्टिंग पर ले जाते हैं और उसके बाद उनके लिए बॉनफायर का अरेंजमेंट करते हैं। बॉनफायर के दौरान राधा योगी से ये जिद करती है कि उन्हें वही पुराना गाना सुनाना होगा। राधा के बार बार जिद करने पर योगी तैयार हो जाते हैं और बड़े अच्छे लगते हैं गाना गाते हैं। उनकी आवाज को इस फिल्म में इतना ज्यादा कमाल का दिखाया गया है कि जया का कहीं ना कहीं उन पर दिल आ जाता है। जब वो लोग ये मीटिंग खत्म करके आते हैं तो जया योगी की टांग खींचना शुरू कर देती है। वो दोनों दोबारा घर पे जाके लैंडलाइन पे बात करना शुरू करते हैं और योगी हमेशा की ही तरह कॉल पे ही सो जाता है। जैसे ही सुबह होती है योगी जया को गुनगुनाते हुए सुनता है। जया सेम वही गाना गुनगुना रही थी जो कि रात को योगी गा रहा था। योगी गाना सुनने के लिए दरवाजे के पास जाता रहता है और जैसे ही वो दरवाजे पे टिकता है दरवाजा खुल जाता है। उसे वहां देखते ही जया जोर जोर से चिल्लाने लगती है क्योंकि वो नहाकर बाहर निकली थी और उसने बिल्कुल भी कपड़े नहीं पहने थे। जहां एक तरफ योगी बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है, वहीं दूसरी तरफ जया रोना शुरू कर देती है। अब दोनों के दोनों एयरपोर्ट तक अपना सफर बिना बात किए ही तय करते हैं। जया कहीं ना कहीं योगी से बहुत ज्यादा गुस्सा तो है, लेकिन जब योगी उसे अपनी साइड की स्टोरी सुनाता है तो उसे ये लगता है कि शायद उसकी भी गलती नहीं थी। अब योगी जया से कहता है कि दिल्ली में उसने उसके लिए कुछ सरप्राइज प्लान किया है। जैसे ही वो लोग दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं जया देखती है कि उसने उन दोनों के लिए फेरी क्वीन नाम की एक ट्रेन की बुकिंग्स की हैं जो कि 1855 में बिल्ड हुई थी और इस ट्रेन को उन्हें दिल्ली से अलवर लेकर जाना था। जया को क्योंकि बहुत ज्यादा भूख लग रही है इसीलिए वो योगी से कहती है कि वो किचन में जाकर उसके लिए कुछ बनवा कर ले आए, लेकिन आदत से मजबूर योगी ट्रेन से नीचे उतर जाता है और उससे ट्रेन छूट जाती है। जया जहां अलवर पहुंच जाती है वहीं योगी न्यू दिल्ली से अलवर के लिए एक टैक्सी बुक करता है। योगी जैसे ही स्टेशन पहुंचता है उसे ये पता चलता है कि जया अकेली ही वाइल्ड लाइफ सफारी के लिए चली गई है। जैसे ही जया वहां पहुंचती है उसे ये पता चलता है कि योगी तो 8 घंटे पहले ही पहुंच गया था। अब जया योगी से ये कहती है कि उसे आगे का सफर तय नहीं करना है क्योंकि उसे मुंबई में बहुत ज्यादा काम है, इसीलिए वो वापस जाना चाहती है। और साथ ही वो योगी से कहती है कि उन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए उन दोनों के लिए शायद ये बेहतर होगा कि वो लोग दूसरे लोगों को डेट करना शुरू करें। वो लोग उसी टैक्सी में आगे का सफर तय करते हैं और जयपुर के लिए निकल जाते हैं। अभी तक के ट्रिप पर योगी ने जितनी भी शायरियां बोली थी जया ने उनका एक ऑनलाइन पेज बना दिया था और उन्हें पोस्ट कर दिया था, लेकिन ये बात योगी को पता नहीं थी। इसी सफर के दौरान जब रास्ते में मेडिकल स्टोर आता है तो जया गाड़ी रोकने के लिए कहती है क्योंकि उसे स्लीपिंग पिल्स के बिना नींद नहीं आती, इसीलिए वो अपनी स्लीपिंग पिल्स लेती है। लेकिन वहां उसे सेम ब्रांड नहीं मिलता है, इसीलिए वो मेडिकल स्टोर वाला उसे दूसरी स्लीपिंग पिल्स दे देता है। योगी जब जया को स्लीपिंग पिल्स लेते हुए देखता है तो वो उसे ये पिल्स ना लेने के लिए कहता है, लेकिन जितना योगी जया को रोकता रहता है वो उतनी ही ज्यादा पिल्स खाती है। योगी के रोकते रोकते वो 3 पिल्स खा लेती है और उसके बाद उसे इतना ज्यादा नशा हो जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि वो कहाँ पर है। ऐसी ही ड्रग्ड हालत में जया योगी की दूसरी गर्लफ्रेंड अंजलि से मिलती है। अंजलि का किरदार नेहा धूपिया ने निभाया है और जैसे ही अंजलि की एंट्री होती है जया की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। और जिस तरह से अंजलि योगी से बात करती है, उसे देखती है, जया को उससे जलन होने लगती है। जया योगी की जेब से वो नाइफ निकालकर अंजलि को दिखाती है और अंजलि को कहीं ना कहीं ये देखकर बहुत ज्यादा हैरानी होती है कि योगी ने आज भी उसे संभाल कर रखा था। असल में अंजलि ने योगी को पैसों के लिए छोड़ा था क्योंकि जब वो दोनों साथ थे तो योगी फाइनेंशियली उतना स्टेबल नहीं था। जया और योगी अंजलि को घर पर ड्रॉप करते हैं जहां योगी को ये समझ में आता है कि अंजलि कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी से बोर हो चुकी है और इतने पैसे होने के बाद भी वो खुश नहीं है। जाने से पहले अंजलि योगी को हक करती है और उसे बाय बोलकर वहां से चली जाती है। ये देखकर जया बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो जाती है और योगी से झगड़ा करना शुरू कर देती है। झगड़ा करते करते ही वो बेहोश हो जाती है और योगी उठाकर उसे होटल लेकर आता है। जैसे ही जया सुबह उठती है वो देखती है कि योगी सामने सोफे पर सोया है और दोनों ही जब एक दूसरे को देखते हैं तो माहौल काफी ज्यादा रोमांटिक हो जाता है। अभी वो लोग थोड़ी प्यारी प्यारी बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी योगी के फोन पर अंजलि की कॉल्स आने लगती हैं। योगी वो फोन काट देता है लेकिन उसके बाद भी अंजलि कॉल करती ही रहती है। जया को ये देखकर काफी ज्यादा जलन होती है, इसीलिए वो फोन उठाकर स्पीकर पर डाल देती है। अंजलि योगी से कहती है कि उसने उसका दिया हुआ मेहरून कुर्ता पहना है और अगर वो चाहे तो उससे मिलने आ सकता है। जया और योगी दोनों ही अब अपनी अगली मंजिल के लिए निकल जाते हैं। इससे पहले कि योगी कुछ कहता है जया योगी से कहती है कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड गैंगटॉक से है और अगर वो ऐसा सोच रहा है कि वो सिर्फ उसके लिए इस ट्रिप पर आई थी तो ये गलत है क्योंकि वो भी अपने एक्स बॉयफ्रेंड सिडकॉन्ग शर्मा से मिलना चाहती थी। वो लोग एयरपोर्ट पे पहुंच जाते हैं और जया गुस्से में वहां से निकल जाती है।
लेकिन तभी उनकी टैक्सी का ड्राइवर योगी को रोक कर उससे कुछ कहता है, और ये इस पूरी मूवी में मेरे सबसे फेवरेट डायलॉग्स हैं। वो योगी से कहता है कि ड्राइविंग का सबसे फर्स्ट रूल ये होता है कि गाड़ी चलाते वक्त निगाह हमेशा सामने रहनी चाहिए। रियर व्यू पर नजर रखना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन यू टर्न लेकर 100 किलोमीटर गाड़ी पीछे लाना, ये तो बेवकूफ़ी हुई ना। इतना कहकर वो योगी से कहता है कि आप मुझसे ज़्यादा समझदार हैं, इस बात को आप इसीलिए बेहतर समझ सकते हैं। योगी कहीं ना कहीं अब ये समझ जाता है कि ड्राइवर आखिर क्या कहना चाहता है। योगी अपनी जेब से वो चाकू निकालता है और उसे उस ड्राइवर को गिफ्ट कर देता है। एयरपोर्ट के वॉशरूम में जया को मिसेस सलूजा मिलती हैं, और वो उन्हीं चंद औरतों में से एक थी जो कि जया को इस्तेमाल किया करती थी। जया को देखते ही मिसेस सलूजा अपनी सहेलियों से कहती है कि जया के पास एक बहुत खूबसूरत काफ्तान था, और इसीलिए जब हमारी पार्टी होगी तो जया ही हमारे लिए काफ्तान डिजाइन करेगी। क्योंकि अब जया के सब्र का बांध कहीं ना कहीं टूट चुका है, तो जया मिसेस सलूजा से कहती है कि असल में वो यहाँ एक डेट पर आई है, लेकिन क्योंकि अब उसकी डेट कुछ खास अच्छी नहीं चल रही तो वो गैंगटॉक अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही है, और इसीलिए वो उन लोगों के लिए काफ्तान डिजाइन नहीं कर पाएगी। और ऐसा कहते ही वो वहां से निकल जाती है। जैसे ही योगी और जया एक दूसरे से मिलते हैं, योगी जया को बताता है कि उसने अपनी रिटर्न टिकट बुक करा ली है, और वो जैसे ही अपनी थर्ड गर्लफ्रेंड से मिलेगा वो वहां से वापस मुंबई चला जाएगा। क्योंकि आज जया और योगी की आखिरी मीटिंग है, इसलिए जया पिंक कलर की एक साड़ी पहनती है और वो लोग एक कैफेटेरिया में मिलते हैं। योगी अपनी तीसरी गर्लफ्रेंड गौरी के बारे में बताता है, जो कि एक डांस ट्रेनर है। लेकिन जैसे ही जया अपने एक्स बॉयफ्रेंड सिडकॉन्ग के बारे में बताने लगती है, योगी अचानक से गुस्सा होकर वहां से उठ जाता है। ये बात सुनकर जया को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो उस पर चिल्लाने लग जाती है। वो उसे कहती है कि उसकी जिंदगी में सब उसके ही अराउंड रिवॉल्व होता है। पूरा ट्रिप उसने प्लान किया था, उन्होंने सब कुछ उसकी मर्जी से खाया, यहाँ तक कि वो उसकी गर्लफ्रेंड से भी मिले। लेकिन जब उसके एक्स से मिलने की बारी आई तो उसने रिटर्न टिकट भी करा लिया और इससे बिना बात किए ही वहां से निकल रहा है। योगी के वहां से जाने से पहले जया उससे कहती है कि तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे अलावा और किसी के लिए जगह नहीं है, जिस पर योगी जया से कहता है कि यही बात उस पर भी लागू होती है। और इतना कहकर योगी वहां से चला जाता है। तभी जया उस बारे में सोचती है। वो हर उस इंसान को कॉल लगाती है जिसने उसका नाजायज फायदा उठाने की कोशिश की थी। वो अपनी दोस्त बिन्नी को कॉल लगाकर ये कहती है कि उसे उसके बच्चों को घुमाने में कोई मजा नहीं आता, तो अगली बार वो उसे कॉल तब करे जब उसे एक दोस्त की जरूरत हो, ना कि एक स्टेपिनी की। इसी दौरान उसका एक्स वहां पर आ जाता है और वो उसे अपने घर ले जाता है। योगी भी अपना सारा सामान पैक कर चुका है और वहां से निकलने वाला है, लेकिन तभी वो एक चिट्ठी छोड़ने के लिए जया के रूम में आता है, जहां वो उसका लैपटॉप देखता है। लैपटॉप पर उसे अपना पेज खुला हुआ दिखाई देता है, जहां जया ने इस ट्रिप की सारी शायरियां उस पेज पर अपलोड की थी। योगी अब कहीं ना कहीं ये समझ जाता है कि उसे जया को जाने नहीं देना चाहिए, क्योंकि सिडकॉन्ग इस शहर का जाना माना इंसान था, इसलिए वो होटल वालों से उसका एड्रेस ले लेता है। जैसे ही वो केबल कार से उतरता है, वो देखता है कि जया दूसरी तरफ है, और इस बार वो जया को मिस नहीं करने वाला, इसीलिए वो भागकर उसी की केबल कार में चला जाता है और वो देखता है कि जया की आंखों में आंसू थे। केबल कार में जाते ही योगी जया से पूछता है कि क्या वो उसके साथ पानी शेयर कर सकती है। इस पर जया योगी के हाथों से पानी की बोतल लेती है और उससे पानी पी लेती है। यानी कि ये अब तक का सबसे सिंपल प्रपोजल और सबसे सिंपल यस था। अगर खान साहब होते तो शायद हमें इसका सेकंड पार्ट भी देखने को मिलता, एंड आई वुड हैव बीन मोर देन हैप्पी, बट अनफॉर्चुनेटली आई डोंट थिंक कि उस वाइब को कोई मैच कर सकता है। तो सबसे पहले तो मैं इस फिल्म की कास्ट की तारीफ करना चाहूंगी, बिकॉज जया के कैरेक्टर के लिए जिन्हें चुना गया है, शी लुक्स अमेजिंग इन द रोल। जया जहाँ एक तरफ बहुत ही सिंपल और साइलेंट है, वहीं दूसरी तरफ योगी एकदम बवाल है, तो दोनों ही एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट और कंप्लीट करते हैं। तो अगर आप ये फिल्म देखते हो, आपको एनर्जी की कमी कहीं भी नजर नहीं आएगी। इस फिल्म की शूटिंग वैसे तो 4 जगहों पे हुई है, मुंबई, ऋषिकेश, जयपुर और गैंगटॉक, बट ऋषिकेश और गैंगटॉक को कुछ ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया है। लेकिन अगर हम बात करें राजस्थान की, तो बहुत सारे मेस्पराइजिंग व्यूज दिखाए गए हैं जो आपको काफी ज्यादा पसंद भी आएंगे। टैक्सी ड्राइवर का वो डायलॉग आई थिंक हम सब पे ही कहीं ना कहीं अप्लाई होता है, क्योंकि कभी कभी हम लोग पास्ट की खुशियों में इतना ज्यादा इंडल्ज हो जाते हैं कि प्रेजेंट के अमेजिंग मोमेंट्स नहीं देख पाते। मुझे पता है कि सब लोग बहुत आसानी से कह देते हैं दैट मूव ऑन, लेकिन पास्ट को बार बार याद करते रहना आई गेस वैसा ही है जैसे कि पट्टी खोलकर बार बार जख्म को छेड़ते रहना। तो इट्स बेटर कि आप पट्टी लगा लो और जख्म को हील होने दो। सो थैंक यू सो वेरी मच वंस अगैन। अगर आप हमारी वीडियोस देखते हो, पसंद करते हो, देन डू सब्सक्राइब यार, बिकॉज इट विल हेल्प यू टू स्टे कनेक्टेड। तो कोरोना में एकदम सेफ रहिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, उनसे बहुत ज़्यादा प्यार कीजिए,
और हाँ, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ट्यून्ड।